Hello everyone. Welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss about the Hindu newspaper of 1st February 2024. But first of all, we will discuss our thumbnail article, and this is Elon Musk neutralize how did wonders phone and laptop will work without touching. And ये आर्टिकल हम लोग देखेंगे एंड इसके बारे में सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा टेलीग्राम का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसका मैंने ये जो न्यूरा लिंक है इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो न्यूरा लिंक है ये एलन मस्क ने स्टार्ट किया है एंड ये इसके बारे में इसलिए इतना ज्यादा न्यूज में है ऑल बिकॉज क्योंकि ये बिना टच किए एंड इसमें खासियत ये है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये चिप लगाया जाएगा और इस चिप से ये चलेगा एंड जो भी हम सोचेंगे और जो भी करना चाहेंगे वो मोबाइल गैजेट्स और जितना लैपटॉप है या फिर कोई भी मोबाइल हो या कोई भी गैजेट्स हो वो सिर्फ सोचने भर से चल सकता है। तो यही इसकी खासियत है और इसीलिए जब से एलन मस्क ने ट्वीट करके जो फॉर्मल ट्विटर था आप अपने एक्स जो वेबसाइट पे बताया है उसके बाद से ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और ये पूरे फायर की तरफ फैल गया है ये न्यूज। एंड चलिए हम लोग इसी के बारे में डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। एंड एज यू कैन सी कि ये है वो चिप और ये जो कॉइन होता है ये 20 रुपीज का उसके जितना बड़ा है एंड इसका जो ये सिग्नल है जो ये वायर है वो एक सिग्नल का काम करेगी एंड इसको इस तरह हमारे ब्रेन में फिट कर दिया जाएगा जो भी ह्यूमन ब्रेन है उसमें। एंड ये फिट करने के बाद क्या होगा, इसको उस लोकेशन पे एंड उस पॉइंट पे इसको फिट किया जाएगा जहां से ये जो ब्रेन है हमारा सारा सिग्नल देता है। जैसे हमें अगर भूख लगती है एंड प्यास लगता है या फिर कोई एक्टिविटी करना होता है तो हम अपने हाथ पैर को चलाते हैं या कोई भी चीज हम लोग थॉट प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं या फिर वॉकिंग रनिंग ईटिंग एंड जो भी हम काम करते हैं वो सब हमारा जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल देता है, उसी हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। तो जहां से सिग्नल आता है ये जो वायर है ये वहीं पे फिट किया जाएगा एंड उसके बाद हम लोग जो भी चीजें सोचेंगे अगर ये वायर है ना इसको फिर कनेक्ट करना होगा लैपटॉप से एंड मोबाइल से, फिर सिर्फ सोचने भर से ये जो हमारा लैपटॉप है और मोबाइल है वो सारा कुछ एक्सेस कर पाएगा। एंड इसके बारे में और भी सारी चीजें हैं डिटेल में हम लोग वो भी देखते हैं। एंड एलन मस्क ने ये अपनी जो एक्स वेबसाइट है और प्लेटफॉर्म है उससे ये सारी चीजें लिख करके भी बताई, तो हम लोग वो भी देखेंगे। एंड एज यू कैन सी कि एलन मस्क अचीव्ड ए ग्रेट फीट बिकॉज अगर ये हो जाता है तो इट विल रियली अ वंडरफुल, बिकॉज ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक सोचने भर से आप अपने मोबाइल चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं और जो आप दिमाग में सोच रहे हैं वो आपके सामने हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर अगर अभी सोचा जा रहा है तो वो कितना अमेजिंग है, लेकिन जब ये होगा तब वो और ज्यादा कितना अमेजिंग होगा। तो यही बात बताई है। एंड ये जो है एक न्यूरा लिंक है और इस चिप का नाम है और यही इम्प्लांट किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन में। एंड इसका इंफॉर्मेशन खुद एलन मस्क ने दिया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो कंडीशन रखा गया है ये किसी भी पर्सन के ब्रेन में ये चिप लगाया जाएगा और इम्प्लांट किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये कैसे इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये वर्क कैसे किया जाएगा। और इसका नाम जो है वो टेलीपैथी रखा गया है। एंड टेलीपैथी का क्या मतलब होता है कि किसी भी फीचर्स में इंप्रूवमेंट करना या उसको जांच पड़ताल करना, तो सारा ऑब्जर्वेशन करना, इसीलिए इसका नाम जो है टेलीपैथी रखा गया है। और ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जिनके पास हैंड नहीं है लेग नहीं है तो वो लोग इसका ज्यादा यूज कर पाएंगे। एंड ये जो एलन मस्क का न्यूरा लिंक है वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है ऑल बिकॉज ये जो है चिप वो फर्स्ट जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें इम्प्लांट भी कर दिया गया है। एंड इसकी भी जो है सूचना है या इंफॉर्मेशन है खुद एलन मस्क ने दिया कि ये जो फर्स्ट ह्यूमन में ये चिप लगा दिया गया है और इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि कैसे ये काम कर रहा है। और ये सारी बातें ये है एक्स प्लेटफॉर्म जो ओल्ड नेम था ट्विटर का उस पर बताया है इन्होंने और ये कैसे काम कर रहा है। एंड इसका जो
प्रोसेस करने के लिए, बनाने के लिए, इसको सितंबर से ही ये सारे लोग लग गए थे। और एक जो कंपनी है जो सारी चीजों का लाइसेंस देती है, उससे इन्होंने अप्रूवल भी ले लिया है। और वो कंपनी क्या है? यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी कंपनी से लाइसेंस लेना था, जो कि लिया जा चुका है। एंड एलन मस्क ने ये भी बोला अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे कि फर्स्ट टाइम उन्होंने संडे को ऐसा बताया कि न्यूरालिंक जो है वो इम्प्लांट कर दिया गया है ह्यूमन ब्रेन में, और इसका जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। और ये भी बताया उन्होंने अपने ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पे, और भी सारी चीजें बात बताई कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे यूज करेगा एंड कैसे ये बेनिफिशियल होगा। एंड ये भी सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड, न्यूरा लिंक से रिलेटेड, वो भी बात बताई। तो हम लोग इनका जो ट्विटर पे जो इन्होंने पोस्ट किया है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो न्यूरा लिंक है, और एलन मस्क ने ये कहा कि इसका नाम है ना टेलीपैथी रखा गया है, ऑल बिकॉज क्योंकि जो लोग हैंडीकैप है, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर पैरालिसिस का जो अटैक हो गया है जिन पे, जिनकी बॉडी काम नहीं करती है, और जो डिसेबल्ड है, तो उनके लिए ये रामबाण टाइप का होगा, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग डिसेबल्ड है। और ऐसे तो सारे लोगों पे ये वर्क करेगा, सारे लोग इसका यूज कर पाएंगे, बट इसको प्रायोरिटी बेसिस पे जो भी लोग जिनका हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया है। एंड ये उसी के लिए एंड उन्हीं लोगों के लिए ये ज्यादा यूजेबल होगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि बिना हाथ पैर चलाए वो कैसे सिर्फ सोचने भर से ही ये कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड स्मार्टफोन को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड से ही। और ये भी बोला उन्होंने कि अगर आज ये स्टीफन हॉकिंस होते तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता, ऑल बिकॉज एज यू नो कि स्टीफन हॉकिंस जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, एंड उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में और भी बहुत सारा डिजिटली या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी चीजों का खोज किया था और बताया था। लेकिन उनका जो है 90% जो बॉडी है वो पूरा पैरालाइज था, उनका सिर्फ ब्रेन ही वर्क करता था, अदरवाइज उनका ये जो फेस था वो भी पैरालाइज था। तो वो जो सारी चीजें बोलते थे या सिग्नल भेजते थे, उनके साथ हमेशा एक गैजेट जो कैलकुलेटर टाइप का वो रहता था, और वो जो भी चीजें सोचते थे या फिर वो बोलना चाहते थे वो उसमें टाइप हो जाता था, और जो भी उनके असिस्टेंट थे वो सारा कुछ समझते थे। एंड उनका जो बहुत ज्यादा ये जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस था उनका व्हील चेयर। तो वो अगर कुछ भी करना चाहते थे, कहीं भी जाना चाहते थे, तो वो जो उनका व्हील चेयर था वो बहुत ज्यादा एडवांस था, और एज ए रोबोट की तरफ वो एक्ट करता था। तो इसीलिए एलन मस्क ऐसा कह रहे हैं कि अगर आज स्टीफन हॉकिंस होते तो ये चिप उनके माइंड में लगा दिया जाता, और जो भी वो ये सिस्टम ऑपरेट करना चाहते तो सिर्फ सोचने भर से वो ऑपरेट कर सकते थे और सारी चीजें कर सकते थे, चाहे वो मोबाइल भी चला सकते थे और कंप्यूटर भी चला सकते थे, और बहुत सारी चीजों का जो वो खोज करना चाहते थे, बताना चाहते थे या रिसर्च करना चाहते थे, तो वो और भी ज्यादा हम लोग ये स्पेस के क्षेत्र में या फिर ये डिजिटली या टेक्नोलॉजिकली तो और भी ज्यादा इन्हांस होता, और भी ज्यादा डेवलपमेंट होता। तो ये सारी चीजें बात बताई है। एंड इससे रिलेटेड द हिंदू में एक आर्टिकल भी है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं कि उसमें न्यू क्या क्या टर्म आई है, तो हम लोग वो देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग एडिटोरियल का आर्टिकल देखेंगे, एंड देन आफ्टर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आरबीआई ने ये पेटीएम को ये बंद कर दिया है, और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि कब तक इसको पूरी तरीके से बंद कर देना है, तो हम वो भी आर्टिकल देखेंगे। तो चलिए द हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो हमारा कंटिन्यूएशन आर्टिकल है, जो एलन मस्क ने न्यूरा लिंक निकाला है, जो ह्यूमन ब्रेन में एज अ चिप इम्प्लांट किया जाएगा। एंड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑल बिकॉज एज यू नो कि साइंस एंड टेक का बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ गया है। एंड ये जो आर्टिकल है न्यूरा लिंक से रिलेटेड, ये साइंस का आर्टिकल है, एंड ये जीएस पेपर 3 में आता है। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ऑल बिकॉज क्योंकि एवरी ईयर इन प्रीलिम्स ये 10 to 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आता है, एंड ये जो एवरी ईयर 10 to 12 क्वेश्चन मेंस में साइंस से रिलेटेड आता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर हम वी विल सी कि ये जो आरबीआई ने अभी ये जो पेटीएम हम लोग चलाते थे तो उसको भी बैन कर दिया है, तो वो भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस आवर एडिटोरियल आर्टिकल। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू का।
दिस इज आवर आर्टिकल जो साइंस से रिलेटेड है एंड हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। एंड अभी तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, बट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है और जो भी एक्स्ट्रा बताया है इन्होंने, या फिर ये जो ट्वीट के थ्रू इन्होंने जो इनका जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पे इन्होंने जो भी बताया है एलन मस्क ने, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द आर्टिकल। ये मस्क सेज फर्स्ट ह्यूमन हैज रिसीव्ड न्यूरालिंक इम्प्लांट। एंड ये तो हमने देख लिया कि ये जो न्यूरालिंक है वो कैसे ह्यूमन ब्रेन में ये चिप के थ्रू ये इम्प्लांट किया जाएगा। एंड एज यू नो कि ये जो ह्यूमन का ब्रेन है वो 3 पार्ट में बटा होता है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो इसमें यहाँ पे जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, तो ये जो चिप है एंड चिप से जो ये वायर निकली हुई है एंड यही वायर वहां पे कनेक्ट की जाएगी एंड इम्प्लांट करके, तो जैसे जो ब्रेन है सिग्नल देता है तो ये जो वायर है वो कनेक्ट करेगी एंड देन ये जो लैपटॉप हो गया, फोन हो गया और भी सारी चीजें जो गैजेट्स है वो चल पाएंगी। एंड पहले तो हम लोग इनका देखेंगे कि कैसे ये जो ट्विटर पे या जो एक्स प्लेटफॉर्म है इन्होंने क्या बताया। एंड एज वी कैन सी कि एलन मस्क ने फर्स्ट ह्यूमन जो है उसके अंदर ये जो चिप है वो इम्प्लांट कर दिया है। तो ये एक बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी कि ये कैसे, जब ये इसके अंदर किसी ह्यूमन के अंदर ये चिप प्लांट हो जाता है तब ये कैसे वर्क करता है या किस तरह से उस गैजेट को ऑपरेट कर पाएगा एंड वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। एंड मंडे को ही एलन मस्क ने ये ट्वीट करके बताया कि उसने जो पेशेंट है वो रिसीव कर लिया है एंड ये इम्प्लांट भी कर दिया गया है उसके अंदर इस चिप को, और वो रिकवर भी कर रहा है अच्छे से। एंड ऑल बिकॉज क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो चिप इम्प्लांट होगा किसी ह्यूमन ब्रेन में, तो ह्यूमन ब्रेन में कौन करेगा, ये एक रोबोट करेगा और वो रोबोट ही वो सर्जरी करके इम्प्लांट करेगा। तो फर्स्ट जो पर्सन है उसके अंदर ये इम्प्लांट हो गया है एंड वो रिकवर भी कर रहा है अच्छे से। एंड जो इनिशियल रिजल्ट है वो भी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। मतलब जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसमें नर्व होता है और उस नर्व को क्या कहते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। एंड ये इस तरह से फैला रहता है एंड वही ये जो ब्रेन है वो जो सिग्नल देता है ये जो नर्व है वो कैप्चर करता है। उसी तरह से सारी चीजें जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होता है, हमें खाना, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन हमें कहता है उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है वो उसके अंदर एक स्पाइक जो लगा हुआ है, तो जो नॉर्मल जो न्यूरॉन होता है जो हमारा काम करता है तो ये सिग्नल डिटेक्ट करता है। उसी तरह से ये जो चिप है, चिप के अंदर भी ये जो नीचे वायर लगा हुआ है ये भी एक काम करेगा, इसी तरह से ये डिटेक्ट करेगा एंड उसके बाद ये जो गैजेट्स है वो चल पाएगा। एंड इसमें ये भी बोला गया है कि ये जो बिलियनियर है मतलब एलन मस्क और उनके साथ जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस कंपनी में जो न्यूरालिंक है, तो वो लोगों ने बताया कि ये जो एडिशनल तो कोई डिटेल नहीं दिया है पेशेंट के बारे में कि कैसे ट्रांसप्लांट हुआ या कैसे इम्प्लांट हुआ या पेशेंट कौन है वो कैसे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये बोला गया कि ये जो न्यूरालिंक है उसका जो स्टार्ट कर दिया गया था सितंबर 23 से ही। एंड उसके लिए एक जो परमिशन लेनी पड़ती है वो भी ले लिया गया था। एंड ये जो क्वाड्रीप्लेगिया और ये जो सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है जिनको, या फिर ये एमाइलोट्रोफिक जिनको ये लैटरल स्क्लेरोसिस, तो ये अगर डिजीज होता है मतलब आम भाषा में जिनका अंग कोई काम नहीं करता है, मतलब वो पैरालिसिस से अटैक होते हैं एंड जो डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड ये जो न्यूरालिंक है वो बहुत सारे ग्रुप मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है एंड जब ये इम्प्लांट हो जाएगा तब ये जो कंप्यूटर है चाहे और भी चीजें हैं तो वो हेल्प करेगा कि कैसे वो बिना ये अपने बॉडी का पार्ट्स यूज किए हुए वो कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया और भी गैजेट्स को ऑपरेट कर सकता है। एंड ये उनके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल है जो लोग जिनको ब्रेन डिसऑर्डर है या फिर जिनका ब्रेन में इंजरी है या फिर वो ये एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड ये जो है अभी चल रहा है कि जितने भी ये जो 40 ब्रेन इंटरफेरेंस और उसका ट्रायल चल रहा है कि कैसे ये आगे काम करेगा। एंड हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो न्यूरालिंक है वो पब्लिश किया गया है एडिशनल स्टेटमेंट कि ह्यूमन बॉडी में तो उसने जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें तो इम्प्लांट कर दिया गया है एंड अब उसका रिस्पॉन्स देखा जा रहा है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड ये यूएस की जो कंपनी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उससे अप्रूवल लिया जाता है अगर कोई इस टाइप का काम करना हो तो वो अप्रूवल ले लिया गया है एंड वो अप्रूवल मिल भी गया है। एंड
ये बोला गया कि ये जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही फिट है और उसको एक जांच पड़ताल के लिए रखा गया है कि कैसे वो काम करेगा। और ये जो एजेंसी है उसने ये तो नहीं बताया कि पेशेंट कौन है, उसके बारे में कोई भी डिटेल डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन सिर्फ ये बोला गया है कि ये जो डिवाइस है वो इम्प्लांट कर दिया गया है और वो रिकवर हो रहा है। और ये जो न्यूरा लिंक जो डिवाइस है उसका साइज कितना है, एक जो 20 रुपीज का कॉइन होता है उसके जितना, एंड उसको डिजाइन किया गया है उसी हिसाब से कि वो स्कल में फिट हो जाए। एंड वो उसी जगह पे ये इसको फिट किया जाएगा जहां से ये सारे जो है हमारा ब्रेन वो सारे सिग्नल को कैप्चर करता है, तो उसी जगह पे इम्प्लांट किया जाएगा। एंड ये बोला गया है और इसका अनाउंसमेंट सितंबर को ही हो गया था कि इस टाइप का होने वाला है, एक न्यूरल लिंक निकलेगा एंड वो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट होगा और उससे सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, जैसे फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें। एंड ये एक सर्जरी के द्वारा होगा जो ब्रेन में इम्प्लांट करेगा। एंड इसके पास ये एबिलिटी है कि ये कंट्रोल कर सके मोबाइल कर्सर को और कीबोर्ड को, एंड सिर्फ सोचने भर से। तो ये सारा एक देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये होगा तो ये कितना मतलब अलग टाइप का फीलिंग होगा कि हाँ कोई सोच रहा है दिमाग में और उसी टाइप का एक सामने जो कंप्यूटर है, फोन है, लैपटॉप है, वो सारी चीजें हो रही है। मतलब हम जो दिमाग में सोच रहे हैं और वो सारी चीज, जब पहले ऐसा लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है जो हम लोग सोचते थे कि हम इसके दिमाग में घुस जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम उड़ सकते हैं, तो ये सारी चीजें अब जो रियल में हो रही है तो ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड ये जो फर्स्ट न्यूरा लिंक प्रोडक्ट है तो वो उसका नाम क्या रखा गया है, टेलीपैथी। एंड इसको यूज किया जाएगा फोन में, कंप्यूटर में और जस्ट बाय थिंकिंग। तो ये इनका जो सेकंड ट्वीट आया था वो उसमें इन्होंने बोला कि ये सारी चीजें सिर्फ सोचने भर से हम ये सारे गैजेट को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ये उनके लिए है जो डिसेबल है एंड और वो ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें है कि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। और अभी ये चीजें क्लियर नहीं है कि ये कैसे काम करेगा, ये कितना सेफ होगा और इससे जो डाटा है और वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। एंड जब ये फोन से सारी चीजें दिमाग में हम जो भी सोच रहे हैं वो ये जो फोन है या फिर ये जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर अपोजिट हो गया तो क्या होगा कि ये जो डाटा है या फिर करंट है वो दिमाग में भी तो लग सकता है, अगर वो चिप हैंग कर गया तो क्या होगा, अगर उसमें शॉर्ट लग गया तो क्या होगा। तो फिर ये सारी चीजों का अभी क्लियरेंस नहीं बताया है। एंड यही चीजें ये कह रही है, एक इनका जो नाम है ये लॉरा, ये जो कैब्रीरा, और ये रिसर्च कर रही है ह्यूमन के ब्रेन में। एंड ये ब्रेन का ही जो स्टडी कर रही है, ये जो पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें। एंड इन्होंने बोला कि ये जो न्यूरल लिंक है ये अगर बन रहा है, ये इनोवेटिव प्रोसीड्योर है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ के साथ जो कंसर्न है कि वो एक रोबोटिक सर्जरी करेगा, तो रोबोट अगर सर्जरी करेगा किसी ब्रेन का, एंड एज यू नो कि ब्रेन सबसे ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी के ह्यूमन बॉडी का। एंड अगर ब्रेन डेथ हो जाता है तो फिर वो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। अगर वो रोबोट सर्जरी करेगा तो फिर अगर कुछ भी दिक्कत हो गया या फिर अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाया तो उस ह्यूमन का, अगर उसके जो ब्रेन की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि उसको ब्रेन हैमरेज हो जाए या ब्रेन में कुछ सीजर हो जाए। और इसका जो है वो बहुत, ये जो कोन्स है या फिर जो हम सोच करके चल रहे हैं कि इतनी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो उसका है ना कॉन्सिक्वेंसेस उल्टा भी हो सकता है, ये लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज आती हैं उनके साथ प्रॉफिट के साथ ये लॉस भी होता है एंड प्रोज के साथ कॉन्स भी होता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है एंड इसको अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो यही है इस आर्टिकल में। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल में, and this is the article which are going to discuss with RBI curb to render Paytm wallet and FASTag इनऑपरेटिव। तो हम इसमें देखेंगे कि आरबीआई ने ये इम्पोज किया है एडिशनल कर्ब कि पेटीएम जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो ये पीपीबीएल, वो उसमें प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कि वो अब ऑपरेट नहीं होगी और उससे जो मोबाइल वॉलेट जो चलता था वो भी नहीं चलेगा। और उसका अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वो फरवरी तक जितने जो ट्रांजैक्शन है, जो किसी के पास अगर यूज करता है मोबाइल वॉलेट और जितना उसने पैसा उसमें रखा हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन कर ले या फिर विड्रॉ कर दे। तो ये सारी चीजों का अल्टीमेटम दिया है कि
29 फरवरी तक ही जो लोग पेटीएम यूज करते हैं वो सारा कुछ यूज कर सकते हैं। एंड उसको जो जो उसमें फंड है या फिर जो उन्होंने वॉलेट में रखा हुआ है, तो उसको या तो वो लोग विड्रॉ कर ले या फिर वो उसको खर्चा कर दें, क्योंकि उसके बाद ना वो यूज कर सकते हैं एंड ना ही वो नया अकाउंट बना सकते हैं। एंड इसमें आरबीआई ने ये भी बोला कि ये जो फर्दर जो डिपॉजिट होता है या फिर अंडरटेकिंग जो क्रेडिट लिया जाता है या ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इवन दो जो पेटीएम जो प्रीपेड का काम करती है या फिर इंस्ट्रूमेंट है या वॉलेट का काम करती है, ये और पेटीएम जो है वो फास्टैग भी रन करता है, तो वो सारी चीजें भी बंद हो जाएगी। एंड जो पेटीएम तो बंद होगा ही, लेकिन पेटीएम जो सारी चीजों का जो रन करता है, जैसे हो गया फास्टैग हो गया या फिर ये नेशनल कमोडिटी, ये जो मोबिलिटी कार्ड है, तो वो सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी 29 फरवरी तक। एंड ये भी बोला गया है कि इट विल बी अलाउड टू क्रेडिट एनी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड इन दीज अकाउंट्स। लेकिन इसमें जो है ये जो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, लेकिन उसके साथ ये बोला गया है कि इसमें जो क्रेडिट आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, कैशबैक भी आएगा, रिफंड भी आएगा, लेकिन ये जो टाइम दिया गया है तभी तक। एंड जब इसका रेस्ट्रिक्शन का जो टाइम है, जो अल्टीमेटम है, उसके बाद ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एंड ये भी बोला गया है, एंड आरबीआई ने ये बोला है कि ये जो इसका इम्पैक्ट है, जो लोग यूपीआई यूज करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और भी जो ये मोड है ये ट्रांसफर करने का मनी का, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पेटीएम जो भी चीजों को यूज करता है या जो भी चीजें रन करता है, उससे रिलेटेड जितने भी जो चीजें थी वो बंद हो जाएगा। एंड ये जो इसमें बताया गया है आरबीआई के द्वारा, लेकिन ये जब न्यूज आया तो उसके बाद ये जो पेरेंट जो कंपनी है, जैसे और ये जो नॉट बाय पीपीएल, तो इसमें जो है वो बताया, और ये जो ऑनर है, जैसे ये जो पेटीएम के ऑनर कौन है, विजय शेखर, तो विजय शेखर ने अभी तक कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके रिगार्डिंग। और जो मेन जो कंपनी है उनकी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, तो उसके भी द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और ना ही ये बात उठाई गई है कि ऐसा क्यों किया गया और हम ये बंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी ये जो ऑनर है और कंपनी, ना ही कंपनी के द्वारा कुछ अभी बोला गया है और ना ही जो ऑनर है उनके द्वारा। और अभी हम लोग समझेंगे इसकी हिस्ट्री कि ऐसा क्यों हुआ कि आरबीआई ने सडन ये अल्टीमेटम दे दिया कि आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये तो इसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल है ही, हम ये भी देखेंगे। एंड जो इसका ऐसा क्या है और ये कब से ऐसे बोल रहा था आरबीआई, और क्या रीजन है इसके बंद करने का, तो इसकी हिस्ट्री क्या है हम ये भी देखते हैं। तो ये है इसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल, आरबीआई कर्ब ऑन पेटीएम में हिट पेमेंट वॉलेट। तो ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि क्यों ऐसा पेटीएम और आरबीआई ने ऐसा क्यों एकदम से अल्टीमेटम दे दिया। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ये 2022 से ही ये आरबीआई जो है ये पेटीएम का सारा डाटा मांग रही थी, ऑल बिकॉज क्योंकि ये प्रॉपर बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक जो मेथड है कि ये मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एंड मोड ऑफ पेमेंट है और एक्सचेंज ऑफ पेमेंट का मोड है एक। तो इसके लिए आरबीआई की जो भी गाइडलाइन है, वो एक तो ये जो पेटीएम है वो फुलफिल नहीं करता था, एंड ये जो आरबीआई की बात भी नहीं मानता था, इवन दो ये अपना डिटेल्स भी नहीं देता था, क्योंकि एज यू नो कि आरबीआई क्या है, वो एडवाइजरी का काम करती है एंड ये सर्वे का काम करती है कि कौन सी बैंक वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पेटीएम है और ये जो पेटीएम पेमेंट का जो ये जो लिमिटेड है, वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, और अपनी जितने भी जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में भी नहीं बता रहा था। इवन दो इसके जो बहुत सारे जो है 97 जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, एंड बहुत सारे जो फंड आता है ये सब पेटीएम में, उसके बारे में भी ये आरबीआई को डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। तो ये तो एक रीजन है। साथ के साथ इसके बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स है वो चाइनीज इन्वेस्टर हैं। तो चाइनीज का तो एज यू नो कि ये जो आरबीआई ने मना किया है, इवन दो गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती कि चाइनीज के साथ वर्क करना, ट्रेड करना या कोई भी किस्म की है ना वो काम करना। तो ये जो पेटीएम का बहुत सारा चाइनीज इन्वेस्टर्स थे और बहुत सारी जो कंपनी है वो इसमें इन्वेस्ट करती थी, और वो सारी चाइनीज थी, इसीलिए ये अपना जो भी फंड है या सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता था और आरबीआई को ये नहीं बताता था। इवन दो जो बैंकिंग का गाइडलाइन है
और जो एक्ट है ये उसको भी फुलफिल नहीं करता था। तो इसको 2-3 बार पहले आरबीआई की तरफ से वार्निंग मिल चुकी थी एंड ये हमेशा बात नहीं मानता था, इवन दो ये जितने भी जो गाइडलाइन है उसको भी फुलफिल नहीं करता था। तब जा करके आरबीआई ने ये अल्टीमेटम दे दिया एंड जब से अल्टीमेटम दिया है तब से बहुत सारी जो है चाइनीज जो कंपनी है वो ये जो पेटीएम है वहां से विड्रॉ कर रही है और वापस अपना फंड ले रही है, इवन दो और जो भी कंपनीज है चाइनीज कंपनी जो पेटीएम के साथ काम करती थी वो सब भी अब बैकआउट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं और अब हम चलते हैं इस आर्टिकल पे कि आरबीआई ने ये इनिशिएट किया है और एक्शन दे दिया है पेटीएम वॉलेट पे भी। और ये बहुत सारे जो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो काम करता है ये जो पेटीएम के अंदर, जैसे ऑडिट रिपोर्ट का या फिर सब्सिक्वेंट कंप्लायंस का, तो वो भी ये फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है। एंड ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है और वो भी रिवील्ड नहीं कर रहा था, उसके वजह से भी ये आरबीआई को ऐसा कदम उठाना पड़ा। एंड आरबीआई क्या है, एक सुपरवाइजरी का काम करता है एंड जितने भी बैंक है उसको क्या करता है, ये वारंटिंग का काम करता है एंड वारंट देने का काम करता है कि उसको जितने जो बैंकिंग का गाइडलाइन है उसके तहत ही काम करना है। और ये जो सेंट्रल बैंक है मतलब आरबीआई, ये सारे बैंक में अगर कोई ये सुपरवाइज करता है ये, और अगर कोई अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो फिर ये क्या करेगा, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एंड वही किया है इसने ये जो पेटीएम के साथ है। एंड आरबीआई ने जो मार्च 11 2022 तब भी इसको ये डायरेक्ट किया था कि ये जो ये पीपीबीएल है उसको अपना जो ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स है या फिर इमीडिएट इफेक्ट पे वो रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो बैंक है वो कंटिन्यू है ना ऑन बोर्ड कस्टमर्स को ये जो है ऑफलाइन मोड में ये इससे ट्रेड कर रहा था। और जितने भी आरबीआई के डायरेक्टिव्स है और जो गाइडलाइन है उसको ये हमेशा वायलेट कर रहा था। तो ये एक रीजन है। यहाँ तक कि ये जो आरबीआई का फ्रेश डायरेक्टिव भी आया था कि बैंक जितने भी हैं और जितने उसके कस्टमर हैं वो विड्रॉ कर ले अपना जितना भी अवेलेबल बैलेंस है। एंड क्योंकि ये जो बहुत सारे लोग एक तो पेटीएम यूज करते हैं या मनी ट्रांसफर के लिए, लेकिन साथ के साथ एक वॉलेट भी यूज करते हैं एंड उस वॉलेट में ये अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसीलिए आरबीआई का एक गाइडलाइन आया है कि जो लोग इसमें पैसा रखे हुए हैं वो लोग अपना या तो विड्रॉ कर ले या फिर ये जो है ना ट्रांसफर कर ले, या फिर ये अगर कोई ट्रेड करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें अपना ये जो फंड है यूज कर ले। तो ये एक गाइडलाइन आया है। एंड दे साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी अकाउंट्स है वो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग दियर सेविंग बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट जो लोग यूज करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनके वॉलेट में फंड है तो फिर ये जो अल्टीमेटम टाइम है उसके बाद वो लोग इस फंड को निकाल नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको आरबीआई ने बोला है कि वो सारे फंड निकाल ले या फिर उसको यूज कर ले। एंड ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है एंड फास्टैग है एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है तो वो भी ये जो पेटीएम जब बंद होगा तो ये सारी चीजें जो पेटीएम रन करती है तो वो भी बंद हो जाएगी। एंड नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफरेबल, ये जो फंड ट्रांसफर इरिस्पेक्टिव ऑफ नेम नेचर ऑफ सर्विस लाइक एईपीएस आईएमपीएस, ये जो बीबीपीओयू and UPI facility would be provided by bank after ये February 29 2024। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं और ये अल्टीमेटम भी दिया गया है कि ये जो ये फरवरी 29 है उसके बाद ये सारी सुविधा ये जो पेटीएम है वो नहीं ले पाएगा। एंड ये भी बोला गया है कि ये जो अभी तो एक जो पहले से जो लोग पेटीएम चलाते हैं एंड जो यूज करते हैं जिनके पास वॉलेट है तो वो जो है ये फरवरी 29 तक तो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अब कोई चाहे कि हाँ मैं पेटीएम यूज कर लूं, पेटीएम पे अकाउंट बना लूं और वॉलेट बना लूं, तो अब जो न्यू मेंबर है जो पेटीएम पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो लोग नहीं बना सकते हैं। और एक तो जो लास्ट अल्टीमेटम भी दिया है कि ये जो एक तो जो लास्ट टाइम है ही कि फरवरी 29 तक उनको सारा जो है पेटीएम का यूज कर लेना है और फंड निकाल लेना है। लेकिन ये जो पाइपलाइन का जो ट्रांजैक्शन है और जो अकाउंट है वो 15 मार्च तक इन्होंने लास्ट टाइम दिया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है जिनके पास फंड रह गया है वो उसको ये खत्म कर ले, क्योंकि एक बार जब ये टाइम खत्म हो गया तब आपका जो फंड है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल पे जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है।
So we will discuss our editorial article and what makes the India France strategic partnership tick and इसके बारे में हम लोग देखेंगे एंड ये इतना न्यूज में है क्यों और अभी ये बना ही रहेगा ऑल बिकॉज एक तो जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे आए थे तो उसके बाद ये बहुत सारा जो MOU है या बहुत सारा एग्रीमेंट साइन किया गया है एंड अभी जो पहले भी जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसका इसी 2024 में ये बहुत सारे एग्रीमेंट का ये डिलीवरी होने वाला है उस वजह से भी ये बहुत न्यूज में है तो ये इसमें जो रिपीटेड है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे लेकिन हाँ जो भी नए पॉइंट है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले भी मैंने ये रिपब्लिक ये जो डे था 26 जनवरी उस दिन भी ये आर्टिकल आया था एंड मैंने बहुत सारे डिटेल में एंड उसको डिस्कस किया था तो अगर वो देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से देख सकते हैं एंड साथ के साथ ये जो न्यूरा लिंक वाला जो टॉपिक था जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका मैंने एक डिटेल वे में एक वीडियो बनाया था तो वो भी अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप देख सकते हैं एंड एक बार फिर मैं बता दूं आपको इसका अगर PDF चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा टेलीग्राम का आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं सो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एंड जो भी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल बिकॉज क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी इवन दो 2023 में ही ये 11 to 12 क्वेश्चन पूछा गया है IR से ही सिर्फ तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो रिपब्लिक डे पे आए थे एंड उसके बाद उस ये जो है उससे पहले भी G20 का जब समिट हुआ था और इंडिया ने इसको होस्ट किया था जो 2023 के सितंबर में तब भी वो वहां पे तब भी वो इंडिया में आए थे एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे ये जो जुलाई 2023 को जब फ्रांस का ये जो बैस्टिली डे था तब भी वहां पे वो गए थे तो इसीलिए ये और ज्यादा रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है एंड मैं बता दूं कि पहले ये जो चीफ गेस्ट आए हैं इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के तो रिपब्लिक डे पे पहले ये एज अ गेस्ट नहीं हो थे एंड पहले इनवाइट किया गया था US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन उनको एंड लेकिन इसी और उसी वक्त ये जो क्वाड का समिट जो होने वाला है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ऑस्ट्रेलियन एंड जापानीज के लीडर को एंड उनका जो डेट नहीं हो पाया इसीलिए वो इंडिया के जो टाइम है इंडिया को एज ए चीफ गेस्ट वो नहीं आ पाए तब जाकर के इंडिया ने ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको इन्विटेशन भेजा और उसी वक्त ये फ्रांस ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप चल रहा है ये फ्रेंडशिप चल रहा है 1988 से तो इट्स गोइंग ऑलमोस्ट 25 इयर्स कि जब से इन लोग का जो ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो स्टार्ट हुआ एंड इनकी जो इंडिया एंड फ्रांस है इनका फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हम लोग देखेंगे कैसे ये लोग इतना ज्यादा इतना टाई अप कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीजों पे ये लोग साथ में वर्क कर रहे हैं एंड ये जो फ्रेंडशिप है एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कब से स्टार्ट हुआ और ये तब से स्टार्ट हुआ 1998 से एंड जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे ये जकाकू चिराक जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे आए थे इन्होंने ये 1998 पे एंड तब से ही ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ और ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अभी तक चल रहा है एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर वेपन भी जब इंडिया बना था 1998 में एंड तब भी फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया था ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो है फ्रांस ने क्योंकि सारी कंट्री ने ये जो और इवन दो US ने भी ये इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया था लेकिन फ्रांस ने सपोर्ट किया था एंड जब ये एंड US ने सैंक्शन क्यों लगाया था एक तो इंडिया जो है न्यूक्लियर कंट्री बन गया था तो 1998 में ही इसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था एंड ये तो फिर US ने बोला था कि ये NPT साइन करने के लिए और CTBT साइन करने के लिए और NPT क्या होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होता है जो भी न्यूक्लियर कंट्री है तो उसको ये साइन करना होता है एंड उसके बाद
जो भी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको वो लोग ये डिसमेंटल कर देंगे। एंड तो इंडिया ने मना कर दिया था। एंड इंडिया ने ये बोल करके मना कर दिया कि इंडिया की जो नेबरिंग जो कंट्री है, जैसे इस साइड तो पाकिस्तान है एंड ये जो दिस साइड ये चाइना है, तो ये दोनों कंट्री के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन नहीं है और ये दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर है और न्यूक्लियर कंट्री है। तो इसीलिए ये जो इंडिया ने ये सीटीबीटी और एनपीटी साइन नहीं किया। एंड इस पे तो यूएस ने भी सैंक्शन लगा दिया था, जबकि फ्रांस ने सपोर्ट किया। इवन दो फ्रांस हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता है कि ये जो P5 मेंबर है यूएनएससी के, तो इंडिया उसमें भी ये परमानेंट ये जो सीट है उसमें शामिल हो जाए। तो इंडिया को चाहता है कि फ्रांस है ना, इंडिया ये शामिल हो जाए यूएनएससी में। तो हमेशा जो फ्रांस है वो सपोर्ट करता है। एंड और एक खासियत ये भी है कि ये दोनों इतने क्लोज फ्रेंड है, बट स्टिल ये जो इंडिया है और फ्रांस है, इन दोनों ने एक डील साइन किया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे और उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। जैसे कि इंडिया ने जब ये 370 आर्टिकल जब एब्रोगेट किया, तब बाकी सारे कंट्रीज ने ये बोला था कि ये गलत किया इंडिया ने। एंड ये जो 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो पहले एक ही था और स्टेट था, तो फिर ये जो JNK एंड ये जो लद्दाख है वो दो यूनियन टेरिटरी बन गई थी। एंड उसके बाद ये सारे कंट्रीज ने क्या किया था कि एज ए टूरिस्ट जो लोग जम्मू एंड कश्मीर आते हैं तो उनको मना कर दिया था। लेकिन सिर्फ फ्रांस ही था जिसने ये बोला कि इंडिया जो है वो बिल्कुल सेफ है और जम्मू कश्मीर एक्चुअल में हेवन है और वहां पे लोगों को जाना चाहिए, घूमना चाहिए। इवन दो ये फ्रांस ने ये अपना जो उसका न्यूज चैनल है और न्यूज पेपर है वहां में आर्टिकल वहां पे उसने छपाया कि जम्मू एंड कश्मीर वो हेवन है और वो प्लीज घूमने लोग जाए वहां पे तभी। और इसीलिए फ्रांस को इंडिया का लक्ष्मण बोला जाता है, ऑल बिकॉज क्योंकि वो इतना ज्यादा सपोर्ट करता है और हमेशा एक बैकबोन बन के खड़ा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा से ये जो P5 जो है कंट्री, ये जो उसमें यूएनएससी जो परमानेंट ये जो मेंबर है उसमें भी चाहता है फ्रांस कि इंडिया शामिल हो जाए। एंड लेकिन इसकी और इतना ज्यादा फ्रेंडशिप है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के मैटर में ये लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड जैसे कि ये जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था, तो उसके बाद ये दो जो है यूएस एंड ये जो उस समय, अभी तो ये रशिया है लेकिन उस समय ये सोवियत यूनियन था। तो जब दो ये जो गुट में बट गई थी, तो सारे लोग कुछ तो यूएस के अलाई हो गए, कुछ सोवियत यूनियन के अलाई हो गए और यूएस ने नाटो बनाया था, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने नैम बनाया और ये इंडिपेंडेंट रहा और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसने स्टार्ट किया। जबकि फ्रांस ये जो नाटो का फाउंडिंग मेंबर था एंड ये यूएस के साथ ऐड हो गया। लेकिन फिर भी इनकी जो फ्रेंडशिप है फ्रांस और इंडिया की, ये कभी भी ब्रेक नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हैं। एंड हम लोग ये देख सकते हैं कि बाद में क्या हुआ, 1966 में ये जो फ्रांस है वो फिर अलग हो गया नाटो से। एंड ये जो हेडक्वार्टर था पहले फ्रांस में, तो जब ये अलग हुआ तब इसका हेडक्वार्टर भी नाटो का चेंज हो गया एंड बाद में इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बन गया। एंड जब ये अलग हो गया और जब ये जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, तब इसको समझ में आया कि ये जो है यूनिपोलैरिटी से काम नहीं चलेगा, ये मल्टीपोलैरिटी करना होगा, क्योंकि ट्रेड सब लोग के साथ मिल करके करना होता है। फिर इसने वापस से ये नाटो ज्वाइन कर लिया फ्रांस ने। एंड ये एक फिर से ये यूएस को ये फेवर करने लगा। एंड इंडिया एंड फ्रांस ये इंडियन ओशन में भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं एंड इनका फोकस रहता है कि कैसे ये यूरो अटलांटिक और एशिया पैसिफिक को और ज्यादा मजबूत करें। एंड ये जो फ्रांस और इंडिया है वो एक कॉमन ट्रेट रखते हैं, मतलब ये दोनों ही ये सिविल्स के बारे में सोचने वाले हैं। जैसे फ्रांस भी है वो सिविलाइजेशन को हमेशा आगे रखता है एंड ये जो इंडिया है वो हमेशा डेमोक्रेसी को आगे रखता है, मतलब ये पीपल फ्रेंडली है एंड पीपल के बारे में ज्यादा, ये जो वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर के बारे में है। तो ये सारी चीजें हो गई। साथ के साथ ये बहुत सारा डील भी कर रहा है। जैसे हमने ये देखा कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है तो उसमें फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली है एंड ये बहुत सारा डील भी कर रहा है। एक तो जो न्यूक्लियर डायलॉग है, जब हमने देखा कि ये जो 1998 में जब सारे कंट्री ने ये
इंडिया का सपोर्ट नहीं किया था, तब सिर्फ फ्रांस ने ही सपोर्ट किया था। एंड फ्रांस के साथ इंडिया का डील भी साइन हुआ था। और ये जो मेन जो सिक्योरिटी के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में ये 3 पिलर पे वर्क किया गया था, जैसे न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस में। एंड ये जो एजेंडा था इनका कि कैसे काउंटर टेररिज्म को खत्म किया जाए। एंड तीसरा जो था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी इशू को टैकल करना। फिर बाद में और भी चीजों को ऐड किया गया, जैसे कि ये जो ग्लोबल चेंजेस जैसे जैसे होती गई तो ये इशू जो आती गई फिर उसको भी ऐड किया गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, रिफॉर्म ऑफ मल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, फिर ग्लोबली बेनिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसकी जो इंडिकेट्स हैं उसको भी देखा गया एंड उस पर भी बात की गई। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये रशिया और यूक्रेन का एंड जो हमास और गाजा वाला, तो ये सारी चीजों पे भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। इवन दो ये लोग ये डिफेंस में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं एंड साथ में ये लोग कोलेबरेट कर रहे हैं। जैसे ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो अभी ये आने वाला है फ्रांस से। एंड इसका जो काम भी चल रहा है, जैसे ये मजगांव डॉक ये जो शिप बिल्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं ये स्कॉर्पियन के साथ। ये जो इंडिया जो कंपनी है वो फ्रांस के कंपनी के साथ वर्क कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अच्छा वर्क हो रहा है। और इंडिया एंड फ्रांस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उस पे भी वर्क कर रही है और ये जो रेडार है उस पे भी वर्क किया जा रहा है। और बहुत सारा इनका जो है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होता है। एंड जैसे कि नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया या आर्मीज हो गया, तो इन तीनों का भी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ है 2001 में, 4 में एंड 11 में। एंड ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है एंड एग्रीमेंट भी साइन कर रही है, तो ये हमने देखा कि एक तो ये प्राइवेट कंपनीज जो है इंडिया की एंड फ्रांस की वो तो साथ में काम कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का भी एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे ये 36 राफेल जो एयरक्राफ्ट है उसका भी अभी शिपमेंट होने वाला है। ऑल बिकॉज पहले तो ये 126 था, लेकिन बाद में ये फाइनल किया गया कि 36 राफेल ये लाया जाएगा इंडिया में। एंड जब और ये टारगेट रखा गया है कि 50% नियरली 25,000 करोड़ का ये डील होगा और वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड ये जो इंडिया जो है वो बडिंग करेगा एयर स्पेस इंडस्ट्री में भी एंड उसमें भी ये जो फ्रांस के साथ मिल करके ये लोग ये डील करेंगे एंड फ्रांस के साथ मिल करके ये एयर स्पेस में की इंडस्ट्री में भी अच्छा वर्क करेंगे। और जब मोदी जी जब विजिट किए थे फ्रांस में लास्ट ईयर, तब इन्होंने और ज़्यादा ये जो स्कॉर्पियन है उसका डील साइन किया था एंड तभी ये जो 26 राफेल एम है एयरक्राफ्ट वो इंडिया में आने वाला है, जो कि न्यू एयरक्राफ्ट होगा। एंड इसका जो डिलीवरी है वो 24 के लास्ट तक आ जाएगा। एंड ये जो मैक्रोन है जब विजिट किए इस बार, तो बहुत सारे जो डिफेंस के सेक्टर में और भी ज़्यादा चीज़ें एंड और भी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन की गई। और उसका गोल क्या था कि आत्मनिर्भर के भारत के तहत ये साइन किया जाएगा। इवन दो ये भी बोला जा रहा है कि जब ये जो शोभा यात्रा रखी गई थी ये राजस्थान में, तब राजस्थान में मोदी जी एंड ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तब उन्होंने चाय पिया था एंड उनको ये जो यूपीआई का सिस्टम बहुत अच्छा लगा था। तो फिर ये जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ये वाला जो सिस्टम है वो फ्रांस में भी चलाएंगे। तो हो सकता है इन फ्यूचर कि ये जो यूपीआई का सिस्टम है, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये वाला जो सिस्टम है वो फ्रांस में भी यूज किया जाए, तो ये भी एक डेवलपमेंट होगा इंडिया के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड ये जो एग्रीमेंट भी सेटअप किया गया है कि 2026 तक ये जो सिविलियन के लिए ये हेलीकॉप्टर ये बनेगा। एंड ये टाटा के साथ मिल करके ये वहाँ की जो कंपनी है उसने एग्रीमेंट साइन किया है। एंड ये जो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी बनाया जाएगा और उस पर वर्क भी चल रहा है। जैसे ये जो वडोदरा है और उसके जो 2 पार्टनर है वो 2 पार्टनर के द्वारा मिल करके ये बनाया जा रहा है। एंड और भी सारे जो वर्क है और भी सारा जो एग्रीमेंट है, जैसे वहाँ का एक ये साफरान है जो डिफेंस की तरह ये काम करता है और डिफेंस और रिसर्च में काम करता है, और यहाँ का जो DRDO है वो मिल करके एक काम कर रहे हैं और वो लोग एक गैस टरबाइन बनाएंगे जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का काम करेगा। एंड उसको डिजाइन करने का काम, डेवलप करने का काम और प्रोड्यूस करने का काम वो एयरक्राफ्ट इंजन के तहत हो रहा है। और वो क्या करेगा, इंडिया का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और वो कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। एंड
बहुत सारे जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, वो भी बहुत सारी जो है कंपनी के साथ मिल करके ये जो जनरल इलेक्ट्रिक जो F414 इंजन उस पे भी वर्क कर रहा है, और वो ये जो तेजस MK2 फाइटर वो बनाएगा। एंड ये जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है ये जो 1990s का उसको डिजाइन किया जाएगा, ये जो साफरान प्रोजेक्ट है उसके तहत, एंड उसको डिजाइन किया जाएगा, एंड उसका जो पैरामीटर है या फिर को डिजाइन किया जाएगा, इंजीनियरिंग की जाएगी, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, तो फिर जाकर के ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि इतना ज्यादा ग्रो करेगा। एंड अभी ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आकाशा एयर है वो भी साइन किया गया है, एंड उसकी कीमत है $5 बिलियन, उसका एग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड ये जो 300 लीप वन भी है जो इंजन काम करेगा, एंड उसका जो पावर में इन्हांसमेंट होगा, तो ये सारी चीजें साइन की गई है। एंड ये हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो 170 बोइंग है मैक्स, तो ये भी जब आएगा तो हम देखेंगे। एंड ये सारा जो एग्रीमेंट इस बार जब इमैनुअल मैक्रोन इस बार विजिट पे आए थे तब ये सब साइन किया गया है। एंड ये जो साफरान जी है जो जनरल इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट वो भी ये साइन किया गया है, और ये जो साफरान है वहाँ का जो रिसर्च कंपनी है जो बनाएगा, एंड कॉपरेशन के क्षेत्र में भी ये काम स्टार्ट होगा। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो फ्रांस जो है वो पहले भी जब श्रीहरिकोटा बना था तब फ्रांस का ही मेन हाथ था ये इंडिया को सपोर्ट करने का। तब ये जो श्रीहरिकोटा है, और श्रीहरिकोटा क्या है, एक लॉन्चिंग पोर्ट है, और जितने भी जो मिसाइल्स होती हैं वो सारी ये जो सतीश धवन का श्रीहरिकोटा है वहीं से लॉन्च होता है, तो उसको भी बनाने में ये फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ है। इवन दो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो फ्रांस का जो फ्रेंच स्पेस एजेंसी है वो भी अब एक जॉइंट मिशन पे काम कर रहे हैं, और वो लोग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। और उसके साथ कौन मिला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वो मिलकर के काम कर रही है, एंड ये कोलैबोरेट कर रही है जो फ्रेंच का सैटेलाइट लॉन्च कंपनी है उसके साथ। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो हम लोग कर ही रहे हैं, और साथ के साथ स्पेस के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है फ्रांस के साथ। एंड जो वहां का जैसे यहाँ का ये DRDO है उसी तरह से फ्रांस का जो ये एरियन स्पेस वो भी काम कर रहा है DRDO के साथ मिलकर के। ये भी है कि ये जो इनका रिलेशन है ये और ज़्यादा ब्रॉडनिंग और डीपनिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पहले तो ये लोग सिर्फ स्पेस में या फिर डिफेंस में ये लोग वर्क करते थे, लेकिन अब क्या है ये लोग जो है दूसरे भी जो चैलेंजेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे ये एग्रीकल्चर के और कॉमर्शियल के फील्ड में, इवन दो जो सिविलियंस है उनका जो स्पेस है उसकी भी फील्ड में, एंड ये लोग कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, इन्वायरमेंट को, ये जो सिविल एविएशन है उसको, एंड इवन दो ये IT एंड टेलीकॉम उसको भी, उसमें भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। और जो अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कल्चर हो गया, टूरिज्म में, उस क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं। एंड ये जो सक्सेस स्टोरीज दिखाता है कि कैसे ये लोग इन्हांस कर रहे हैं, और उसमें है कि इन्होंने अपना विक्ट्री भी हासिल किया है। और जैसे बहुत सारे ये बच्चे एंड इवन दो ये लोग स्टडी के भी फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे पहले तो क्या था कि जो यहाँ से अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को आगे हायर स्टडीज के लिए ये फॉरेन जाना होता था या फिर फ्रांस जाना होता था तो उसको एक वीज़ा का इशू आता था और उसकी वजह से बहुत दिक्कत होता था। तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट जो हायर स्टडीज़ के लिए फ्रांस से जाना चाहते थे वो नहीं जा पाते थे। तो ये एक वीज़ा के इशू पे ये बात हुई है कि इसको ईजियर किया जाए ताकि जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो इजीली जा पाए। एंड पहले तो क्या था कि 3000 ही जा पाते थे 1 डिकेड पहले, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये 10,000 ये स्टूडेंट जा पाते हैं। एंड बोला जा रहा है कि 2030 तक 30,000 स्टूडेंट जा पाएंगे वहां पढ़ने के लिए। एंड ये जो 5 ईयर का ये जो शेंगेन वीज़ा भी रखा गया है कि वो लोग 5 ईयर तक वीज़ा ले करके वहां पे रह सकते हैं। इवन दो अगर पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ काम करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट वहां जाता है तो उसको 5 ईयर्स तक वो वीज़ा फ्री रहेगा और वहां पे रह सकता है। एंड जो भी वो वहां पे अगर पोस्ट जो ग्रेजुएट भी करना चाहे और कोई भी कोर्स करना चाहे तो वो कर सकता है।
और ये एक स्कीम भी निकाली गई है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो इस स्कीम के तहत वो लोग जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं और रह सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी माइग्रेट करेंगे एंड जो मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उनको हेल्प भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो फ्रांस है और उसकी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इंडिया से वहाँ पे पढ़ने जाएंगे। एंड ये भी बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर जो एंड 2019 में भी ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके तहत ये बोला गया था कि बहुत सारे जो वर्ल्ड के जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सारा कैंपस खोलना चाहिए इंडिया में, और फिर इंडिया उसको सपोर्ट करेगी और वर्ल्ड वाइड से जितने भी बच्चे वो इंडिया में आ करके पढ़ना चाहे उस यूनिवर्सिटी में तो पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो ये एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा एंड इकोनॉमी भी जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें का इम्प्रूवमेंट होगा। एंड ये जो बोला जा रहा है कि ये पहले भी ये जो सरबोन यूनिवर्सिटी है वो एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया था 13th सेंचुरी में ही, और ये जो ग्लोबली ये सब जगह अच्छा चल रहा है ये कैंपस। एंड पहले तो क्या था कि अभी जो बोला जा रहा है कि 1000 जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो इंडिया में खुल रही है, एंड इंडिया की भी बहुत सारी जो कंपनीज है वो फ्रांस में जाकर के ओपन हो रही है। एंड ये कब से ज़्यादा होने लगा है, पहले तो लोग जो भी इंडियन कंपनीज है वो मोस्टली ब्रिटेन में जाते थे, लेकिन ये जो आफ्टर ब्रेग्जिट, जब से ये पोस्ट ब्रेग्जिट हुआ एंड यूरोप से ये जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया, तब से इनका जो मेन जो है वो डेस्टिनेशन बन गया है फ्रांस। तो लोग ये है ना, जितने भी कंपनीज है जो इंडिया की और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फ्रांस में जाना चाहते हैं और फ्रांस में ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड ये भी बोला गया है कि ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको ज़रूरत है कि जितने भी इश्यूज जो चल रही हैं इन दोनों कंट्रीज़ की, उसको सेंसिटिविटी के साथ जितने भी सेंसिटिविटी के साथ ये टैकल कर ले और जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हटा दे, तभी जा करके ये दोनों की जो कंट्री है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। एंड ये लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा मैच्योरिटी और रेजिलियंस से साबित कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही कंट्री ये डेमोक्रेसी के साथ चलती है। एंड इंडिया एंड फ्रांस का जो टाइज है वो और भी ज़्यादा है ना नर्चर होते रहेगा और सालों साल तक इसी तरह से अच्छा ये प्रोग्रेस वो करता रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, हमने हर एंगल से इसको देख लिया, चाहे वो डिफेंस हो, ये स्पेस हो, एजुकेशन हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर नेचर हो, या इकोसिस्टम हो, या इन्वायरमेंट हो। तो हर चीज़ों में हमने ये सारा कुछ हर एंगल से देख लिया है इनके रिलेशन को, और अब अगर कुछ आगे आएगा तो हम लोग फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यही है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू।